गौरी, आज से मौसम में कुछ बदलाव आ गया है ना, गर्मी का एहसास होने लगा है कुछ। हाँ आनंद भैया, और हमारे ये किसान भाई बहनों का प्रश्न भी कुछ मौसम के अनुसार ही हो रहा है। हाँ सो तो है गौरी, और हम उत्तर देने के लिए भी तैयार खड़े हैं, लेकिन पहले पाठक बाबा को तो आ जाने दो। अरे जोहार पाठक बाबा। जोहार। लगता है मौसम का आनंद ले रहे हो। हाँ? तो इस गुनगुना मौसम में शुरू करते अपना ये कार्यक्रम। हाँ जोहार। कृषि दर्शन की इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं, और सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंदर सिंह देओल। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। फसल लगाने से पहले बीजोपचार आवश्यक। अच्छे फसलोत्पादन के लिए आवश्यक है मिट्टी और नमी संरक्षण। बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करता है प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड। गुणवत्तापूर्ण अनाज हमें तभी प्राप्त हो सकता है जब फसल रोगमुक्त और कीट मुक्त हो। रोगमुक्त और कीट मुक्त फसल प्राप्ति के लिए बीजोपचार सशक्त माध्यम है। कृषि विभाग झारखंड समय समय पर राज्य के विभिन्न जिलों में बीजोपचार कार्यक्रम चलाती है, जिसके अंतर्गत किसानों को बीजोपचार करने के तरीके बताने के साथ साथ दवाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। सीड ट्रीटमेंट बीजोपचार हम लोग किसानों को बीजोपचार करा रहे हैं। खरीफ मौसम में भी 216 पंचायत है, सभी पंचायतों में खरीफ में हम लोग कैंपेन किए और किसानों को ट्रेनिंग दिए, और कैसे बीजोपचार होता है, जैसे पोल्स पोलियो ड्रॉप के जैसा होता है उसी तरह बीज में भी इसका टीकाकरण करते हैं बीजोपचार से। मिट्टी के साथ नमी का संरक्षण अच्छी खेती बाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। कुछ बातों पर ध्यान देने से मिट्टी और नमी संरक्षित की जा सकती है। जैसे भूमि के हिसाब से फसल का चुनाव करें ताकि मिट्टी में बची नमी से बीज का अंकुरण हो सके। इस नमी को ज्यादा दिन तक सुरक्षित रखने के लिए खेत में पुआल या पत्तियां बिछाना चाहिए। इस तकनीक को मल्चिंग कहते हैं। खरीफ फसल काटने के तुरंत बाद रबी फसल लगाएं। साथ ही जल छाजन के अनुसार भूमि का वर्गीकरण करने के साथ ही वर्षा जल को तालाब में बांधकर रखना चाहिए। इस पानी से खरीफ फसलों को सुखाड़ से बचाया जा सकता है, और रबी फसलों की बुआई के बाद आंशिक सिंचाई भी की जा सकती है। सब्जियों की खेती करने वाले कृषक इस समय बैगन की फसल लगा सकते हैं। बैगन की अच्छी उपज पाने के लिए स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण मणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण श्यामली नामक प्रभेद अच्छी मानी जाती है। इन किस्मों को लगाकर किसान निश्चित तौर पर लाभान्वित हो सकते हैं। स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण मणि, स्वर्ण श्री, स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण श्यामली, ये नाम है बैंगन के उन्नत प्रभेदों के। बैंगन के ये प्रभेद झारखंड की मिट्टी और जलवायु में अच्छी उपज देते हैं और कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित भी हैं। बैंगन के इन प्रभेदों के 500 से 600 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर और उचित कृषि कार्यों को करके लगभग 200 से 250 क्विंटल बैंगन प्राप्त किया जा सकता है। चने की फसल हमारे झारखंड के कई इलाकों में लगी हुई है। ठंड के मौसम की इस परिस्थिति में चने की फसल में लाही कीट लगने की संभावना ज्यादा रहती है, जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और कृषकों को हानि उठानी पड़ती है। लाही से चने की फसल को बचाने के लिए कृषक मोनोक्रोटोफॉस नामक दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु दवा के छिड़काव में क्या सावधानी बरतें बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। चना की खेती बहुतायत रूप में किसान कर रहे हैं। कोहरा का उस पर भी असर हो रहा है, उस पर भी लाही का असर हो रहा है। खासकर में देखा जा रहा है कि उस पे जो है 100 फ्लाई कीट का आक्रमण बढ़ा है। किसान को चाहिए कि तुरंत इस पर संज्ञान लेते हुए और मोनोसिल या मोनोक्रोटोफास केमिकल्स है 36%, 400 से 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से 200 से 250 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें।
बर्मी कंपोस्ट बनाने के काम को सुविधाजनक तरीके से करने के लिए किसान प्लास्टिक से निर्मित प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड की सहायता ले सकते हैं। यह बेड हल्के होने के कारण कहीं भी लाया ले जाया जा सकता है और इसमें खाद की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। बर्मी कंपोस्ट निर्माण के लिए आमतौर पर पक्के बेड का निर्माण कराना पड़ता है, साथ ही उसके ऊपर शेड भी बनाना पड़ता है, जिनमें खर्च तो ज्यादा लगता ही है, साथ ही उस स्थान का उपयोग दूसरे कार्यों के लिए नहीं किया जा सकता। वहीं प्लास्टिक टेट्रा बर्मी बेड इन झंझटों से मुक्ति देता है। प्लास्टिक से निर्मित हल्के इस उपकरण को दूसरे जगहों पर लाया ले जाया भी जा सकता है और इसमें कंपोस्ट की गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। सफलता की कहानियां हमें प्रेरणा देती हैं। जी हां, आज इस अंक में हम मिलवाते हैं ऐसे ही एक किसान से जिन्होंने कृषि क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि हासिल की है। आइए मिलते हैं एक किसान से और सुनते हैं उनकी सफलता की कहानी। हम लोग किसान हैं और वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं और उससे बहुत आर्थिक लाभ है। मेरी स्थिति उससे बहुत अच्छी हो गई है। बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई पहले बहुत प्रॉब्लम होता था, लेकिन अब खेती से बहुत प्रॉफिट है और हम लोग बहुत अच्छे तरह से जी रहे हैं। और अब एक नजर राज्य के प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह की तुलना में थोड़ी तेज रही। चावल, गेहूं और मक्का आदि प्रमुख अनाज सामान्य रहे। वहीं सब्जी मंडियों में सब्जियों के दामों में कोई विशेष उतार चढ़ाव नहीं दर्ज किया गया, उनमें स्थिरता रही। आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार नहीं। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2400 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूं न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 1600 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5600 रुपए से लेकर अधिकतम 7050 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4400 रुपए से लेकर अधिकतम 5600 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 4800 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 800 रुपए से लेकर अधिकतम 1100 रुपए और प्याज न्यूनतम 1500 रुपए से लेकर अधिकतम 1900 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। खबरें खेती के अंतर्गत आपने मंडी भाव, मौसम की हालचाल, साथ में कृषि की नई नई तकनीक और उपकरणों की जानकारी आपको मिली। कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से विराम का। तब तक देखिए आप ये संदेश। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का फिर से स्वागत है। हाँ, तो आनंद गौरी, हम
आशा करते हैं कि इस गुनगुना मौसम में तुम कुछ गुनगुना प्रश्न ही पूछोगे। हाँ पाठक बाबा, सो तो है। आज का हमारा प्रश्न इसी को लेकर है और हमारा प्रश्न है कि आम के मंजर और इसके फलों की सुरक्षा हम कैसे करें। बहुत ही उत्तम प्रश्न है। और इस संबंध में तुम्हें विस्तार से जानकारी दिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ मोहम्मद नसीम जी से, और जिनसे बातचीत कर रहे हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। किसी भी पौधे या फसल की खेती में अच्छे ढंग से देखभाल ही उस फसल का भविष्य निर्धारित करता है। और आज के समय में वैज्ञानिक विधि अपनाकर किसान अपने फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। और अगर फल बागों की बात करते हैं तो आम का नाम सब फलों में ऊपर आता है। अच्छे उत्पादन के लिए आम के बगीचों के पौधों में लगे मंजर और उनके फल की सुरक्षा महत्वपूर्ण होती है। दिसंबर और जनवरी माह से ही आम में मंजर लगना शुरू हो जाता है। इस वक्त जानकारी के अभाव में ठीक ढंग से देखभाल न करने की स्थिति में आम के उत्पादन क्षमता में भारी गिरावट होती है। मुख्यतः मधुआ कीट और फफूंद का प्रकोप हमारे मंजरों को नुकसान करता है। इनसे बचने के लिए समय समय पर कीटनाशक और फफूंद नाशकों का छिड़काव करना चाहिए। मंजरों में फूल आने से पहले पहला छिड़काव, दूसरा छिड़काव जब हमारे फल सरसों के दाने के बराबर होते हैं तब, तथा तीसरा जब मटर के दाने के बराबर हमारे फल हो जाते हैं तब कीटनाशकों तथा फफूंदनाशकों का छिड़काव करना लाभदायक होता है। सबसे पहले हम ये बताना चाहेंगे कि मंजर के पहले मधुआ कीट लगता है और मंजर और उसी वक्त फफूंद भी लगता है। उससे छोटा छोटा फल है वो गिर जाता है, फूल झड़ जाता है, क्योंकि मधुआ कीट का प्रकोप होने से वो रस चूसता है और उस वक्त बहुत ज़्यादा होने उग्रता की स्थिति में बहुत आम को क्षति पहुंचाता है। इसलिए इसकी देख रेख करना बहुत ज़रूरी है। तो किसान भाइयों से हम कहेंगे फूल खिलने के पहले एक बार कीटनाशक और फफूंदनाशक का छिड़काव करें। उसके बाद दूसरा छिड़काव जब मंजर में सरसों दाना के बराबर फल हो जाए उस वक्त एक छिड़काव करें, और तीसरा छिड़काव जब मटर दाना के बराबर आम का फल हो जाए तो उस वक्त छिड़काव करना जरूरी है। मधुआ कीट के प्रकोप से बचने के लिए सेफरमेथ्रिन नामक रासायनिक कीटनाशक का 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना सही है। इसके अलावा फफूंद से लगने वाले रोगों में चूनी लासिता तथा पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रमुख है। इस रोग से हमारे फलों को बहुत नुकसान पहुंचता है तथा इन रोगों से बचाव के लिए सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पत्तियों पर छिड़काव करना फायदेमंद रहता है। मधुआ कीट में नियंत्रण के लिए फूल खिलने के पहले सेफरमेथ्रिन 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से मधुआ कीट का नियंत्रण होता है। और उसी टाइम में फफूंद का भी अटैक होता है। फफूंद पत्तियों में रहता है, जो जैसे पाउडरी मिल्ड्यू जो सफ़ेद रंग का होता है, जो आम के फल के छोटे साइज को बहुत नुकसान पहुंचाता है। उसके ऊपर एक पतली ऐसी परत चढ़ जाती है और उससे फल का गिरना शुरू हो जाता है और बहुत क्षति पहुंचाता है। तो इसलिए फफूंदनाशक दवा सल्फेक्स 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करना चाहिए। इसके अलावा अक्सर आम के पौधों में फल न आने की समस्या आती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान जब फूल खिलने लगे, प्रायः आम के फूल में नर, मादा और उभयलिंगी फूल होता है, जिसमें फल मादा और उभयलिंगी फूलों से ही होता है, जो मक्खियों द्वारा परागन के बाद ही संभव होता है। इसलिए परागन के लिए पेड़ के पास शीरा या चीनी का घोल रखना चाहिए, जिससे मक्खियां आकर्षित होकर पेड़ पर आती हैं। आम का जो फूल होता है उसमें नर, मादा और उभयलिंगी फूल होता है, जिसमें सिर्फ मादा और उभयलिंगी में ही फल आता है। तो उसमें परागन भी बहुत ज़रूरी है। परागन शायद मक्खी द्वारा होता है, तो जब फूल खिलने लगे उस वक्त परागन की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके लिए शीरा या चीनी का घोल बना के गाछ के पास डिब्बा में रख देना चाहिए। आमतौर पर जब फल का आकार मटर के दाने के बराबर हो तब फ्लानोफिक्स नामक रासायनिक दवा का 1 ml प्रति 4.5 लीटर पानी में घोल बनाकर आम के पेड़ पर छिड़काव करने से जो भी हमारे फल जो कि हवा से गिरते हैं या झड़ते हैं, हम इससे निजात पा लेते हैं। फल झड़ने से बचाने के लिए आपको फ्लानोफिक्स 1 मिलीलीटर प्रति
4.5 लीटर पानी में मिला स्प्रे करने से, जब मटर साइज का फल हो जाए उस वक्त स्प्रे करने से उसके गुणवत्ता पर और उसके पैदावार में बहुत फ़ायदा पहुंचता है और पैदावार अच्छी होती है। इसके अलावा कजली फफूंद, जो कि हमारे पत्तियों तथा फूलों पर काला रंग का फफूंद जैसा होता है, इससे भी हमें काफ़ी नुकसान होता है। इससे बचने के लिए माड़ का 3% घोल में 0.2% मेलाथियोन मिलाकर पत्तियों पर स्प्रे करने से हम अपने आम के मंजरों को कजली फफूंद से बचा लेते हैं। काला रंग का फफूंद लग जाता है, कजली फफूंद कहते हैं। उसकी रोकथाम के लिए माड़ का 3% घोल, उसमें 0.2% मेलाथियोन मिला के स्प्रे करने से कजली फफूंद का नाश होता है। आम में पिल्लू होना भी आम समस्या है, जो कि फल मक्खी द्वारा फल में डंक मारने से होता है तथा फल का देरी से पकना भी इसके लक्षण हैं। इसके नियंत्रण के लिए फल मक्खी का ट्रैप करना चाहिए तथा शीरा के घोल में 0.2% कार्बोरिल दवा का मिलाकर छिड़काव करना लाभदायक होता है। इसके अलावा मिथाइल यूजिनॉल के कैप्सूल से मक्खियाँ आकर्षित होती हैं तथा इसके संपर्क में आने से मक्खियाँ मर जाती हैं। इनके अलावा आम के बगीचों को ईंट भट्टी के पास में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हवा में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड से कोयली बीमारी लगती है। इससे बचाव के लिए बोरेक्स का 5 ग्राम प्रति लीटर घोल या बोरिक एसिड का 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर हम अपने आम के पौधों को बचा सकते हैं। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर हम आम के मंजर तथा फल की सुरक्षा अच्छे ढंग से कर सकते हैं। कोयली डिजीज ये फिजियोलॉजिकल डिजीज है, तो आम के बागीचे को ईंट के भट्टी के नज़दीक नहीं लगाना चाहिए। धुआं से होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से होता है। इसमें बोरेक्स का घोल स्प्रे करने से फ़ायदा पहुंचता है। बोरेक्स 5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के स्प्रे करने से कोयली डिजीज का नियंत्रण होता है। तो कैसी लगी ये जानकारी? बहुत मीठी लगी पाठक बाबा ये जानकारी, और बहुत खुशबूदार भी। एक महत्वपूर्ण जानकारी हमारे पास और है, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से विराम का। तब तक देखें आप ये संदेश। अरे भैया, इसकी क्या जरूरत? किसकी क्या जरूरत है? अरे मिलता तो है बाजार में। क्या मिलता है बाजार में? बुझो तो जाने। अरे बुझावन भैया, पहेलियाँ क्यों बुझा रहे हो? साफ साफ बताओ ना क्या बात है। अरे किसना, इनके कहने का मतलब है ना कि जब बाजार में रेडीमेड उर्वरक सुंदर सुंदर बोरा में बंद मिलता है, तभी गोबर में लिसराने का क्या जरूरत है? हाँ, क्या फायदा? हमको बुड़बक समझो क्या? ज्यादा रासायनिक खाद का प्रयोग हमारे खेत को बंजर बना देता है, इसलिए हम अपने खेत में ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करते हैं। आप भी अपने खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। अब आप कौन सी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाले हैं पाठक बाबा हमारे किसान भाई बहनों को? इसके लिए तुम लोगों को चलना होगा हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर चाईबासा। जगन्नाथपुर चाईबासा, वो क्यों पाठक बाबा? वहाँ चलोगे तो फसल संगोष्ठी भाग 2 में क्या क्या जानकारियाँ दी गई है ये सब जानोगे। अच्छा। तो आओ चले देखते हैं। मेरा नाम कुमुद रानी त्यू है। मैं प्रखंड सोनवा से आई हूँ। मेरा गांव हो गया असंतलिया। मैं सर से जानना चाहती हूँ कि जो आत्मा द्वारा सिंचाई सुविधा दिया जा रहा है उसके बारे में। मैं सभी किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि आत्मा के द्वारा जो सिंचाई के लिए खासकर जो सुविधाएं दी जाती है, उसमें हमारे यंत्र जो है, जैसे कृषि यंत्र, उसमें हमारे पंप सेट, जो कि हम लोग उसमें 50% अनुदान पे, जिसमें कि अगर जो कॉस्ट है उसका 50% या 10,000 जो अधिकतम हो, वो हम लोग सभी किसानों को, जिले के जितने कृषक हैं जो भी लेना चाह रहे हैं, उसके लिए हम लोग की तरफ से ये पंप सेट कर दिया जाता है। उसके अलावा हम लोग सिंचाई हेतु हम लोग का एक योजना है लोकल इनिशिएटिव, जिसमें कि सिंचाई, क्योंकि हमारी सिंचाई यहाँ के काफी समस्याएं यहाँ पे हैं, तो हम लोग उसके लिए 10 बाय 10 का एक गड्ढा करते हैं, जिसको हम लोग डोभा कर सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। उसको देने का ये मतलब है कि जो हमारा धान का खेत है उसमें वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जब बारिश नहीं हो रही है, उस समय किसान का ज्यादातर ये होता है कि हम पानी नहीं है, और मेरा खास करके वो अवस्था जो उसका मुख्य क्रांति की अवस्था है, जैसे कि फूल की अवस्था में, या जब दूध भरने की अवस्था में,
जो उसका क्रांतिक अवस्था है, उसमें अगर बारिश नहीं होती है तो वो फसल जो है उसमें उपज कम हो जाती है या नहीं के बराबर होती है। तो किसान भाई बहन जितने हैं सभी को मेरा ये है कि उसमें जो डोभा किया जाता है उसमें क्या होता है, जो भी वर्षा का जल होता है उसमें आके संग्रह हो जाता है उस खेत में, और उससे क्या है 1 से 2 पानी हम उससे दे करके फसल को बचा सकते हैं। तो ये यहाँ के किसानों के लिए बहुत ही अच्छी है, जो कि लागत भी बहुत कम होता है। किसान भाई खुद जो है इसको बना करके भी अपने खेतों में कम से कम एक फसल तो धान का ले ही सकते हैं। उसके अलावा भी अभी हमने जितने भी करवाया है प्रखंडों में, वो अभी हमने जब प्रक्षेत्र पे जब देखा तो वहाँ दूसरे फसल के रूप में सब्जी भी उन्होंने लगाया। तो और अभी भी खेतों में पानी है, जबकि अभी जनवरी का महीना है। तो बहुत ही कम लागत में 2-2.5 हजार के लागत में किसान एक फसल तो धान का लेंगे ही लेंगे, साथ साथ दूसरे फसल को भी ले सकते हैं। मैं सर से ये जानना चाहता हूँ कि लगातार अलग अलग किस्म का बैंगन की खेती मैंने किया, लेकिन हर साल उसका ग्रोथ में भी कमी आई, फल में भी कमी आया, और ये क्यों? इसके निदान का क्या कारण है? तो बैगन सोलेनेसी कुल का है, इसको बार बार 3 साल तक नहीं लगाना चाहिए, इसके बाद खेत बदलना चाहिए, और जो इसमें वैरायटी है उस का इस्तेमाल करना चाहिए। और यह भी हो सकता है कि अच्छे संस्थान से आप बीज नहीं मिला हो तो सही जगह से बीज का भी उपलब्धता सुनिश्चित करने से आपको फायदा मिलेगा। और समर प्लाइंग गर्मा जुताई भी बहुत जरूरी है, जो खेत की उर्वरा शक्ति बनी रहे। और सस्टेनेबल टिकाऊ खेती के लिए आपको जो लेग्यूम्स है, दलहनी फसल है, इसका इस्तेमाल करके उस मिट्टी में मिलाने से उसकी उर्वरा शक्ति में ह्रास नहीं होता और मिट्टी का संरचना वगैरह सब अच्छा रहता है। इस तरह करने से आपको हर साल एक तरह की पैदावार मिलेगा और यह टिकाऊ खेती के लिए बहुत जरूरी है। मेरा नाम चोडन प्रसाद, जामडी, पंचायत जामडी, जिला पश्चिमी सिंहभूम। टमाटर और बैगन में घास बहुत ज्यादा होता है, और घास को किस दवा से उपचार किया जाए? इस बैगन और टमाटर में घास निकालने के लिए तो सबसे अच्छा इसका आपका देसी तरीका है, आप उसको निकाई गुड़ाई करके ही करें। और अगर रसायन का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो दवा है वो पेंडिमिथलिन है, उसको आप रोपाई के तुरंत 3 दिन के अंदर इसका स्प्रे करेंगे तो इसका समाधान हो जाएगा। मैं अजीत कुमार यादव, गांव भोंडा, प्रखंड कुमारडोंगी के झारखंड के रहने वाला हूँ। मुझे धान के विषय में जो कि रोग लगता है उसके विषय में कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि धान में संडा का रोग लगता है, उसके विषय में मैं जानना चाहता हूँ। साढ़ा कीट आपका होता है जो प्याज के सूट की तरह होता है, इसका वही आपका लगा जब बुआई करते हैं या रोपाई करते हैं उसके 30 से 40 दिन के बाद ही शुरू हो जाता है। जब बच्चा निकलने आता है उसके बाद ही शुरू होता है। तो इसलिए किसान भाइयों, जब आपको प्याज की तरह सूट का दिखने लगे, सड़ा कीट का प्रकोप समझ लीजिए आ गया है, तो उस अवस्था में आप फोरेट करके दवा आता है, फोरेट, इसका आप लोग 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव करें खेत में, और खेत में पानी रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ही जहरीला कीटनाशक है। खेत में पानी नहीं रहेगा तो आपका फसल को नुकसान पहुंचा सकता है, झुलसा सकता है, इसलिए खेत में पानी रहना चाहिए। उस अवस्था में आप लोग 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से भुरकाव कर दें तो आपका ये नियंत्रित हो जाएगा। मेरा नाम लक्ष्मी सिंह को, ग्राम सारबिल और प्रखंड जगन्नाथपुर। मेरा सवाल केवीके में खासकर महिलाओं को कौन कौन से प्रशिक्षण दिया जाता है और कब कब? केवीके में महिलाओं के लिए बहुत सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। सबसे पहले तो है कि जो यहाँ सीजन में सीजनल जो फ्रूट, सब्जी और फल का ज़्यादा मात्रा में ये उपज होता है, वो बर्बाद होता है या कम दाम में बिकता है, तो उसके लिए उसका परिरक्षण पर
हम लोग प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। इसके बाद उस जो गर्मी के दिन में आम ये सब हुआ, आम या दूसरा फल बेर, इसका हम लोग अचार बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। शरबत, आम का कच्चा आम का शरबत बनाने का प्रशिक्षण होता है। पापड़, आपका बड़ी, पत्ता प्लेट, साबुन, ये सब का भी महिलाओं के लिए प्रशिक्षण होता है। और मशरूम उत्पादन और उसका परिरक्षण, इस पर भी हम लोग प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। एक अभी नया विषय है आपका वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद, उसका उत्पादन और मार्केटिंग पर भी हम लोग उस प्रशिक्षण महिलाओं के लिए समय समय पर आयोजित करते हैं। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि जो भी किसानों की समस्या है वैज्ञानिकों ने कितनी अच्छे तरीके से हल कर दी। आशा ही नहीं बल्कि मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपकी भी ढेर सारी समस्याओं का निदान हुआ होगा। हाँ, तो सचमुच कितनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है हमें पाठक बाबा। तो किसान भाइयों, देखते रहे हमारा ये कार्यक्रम और पाते रहे महत्वपूर्ण जानकारियाँ। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते इसी दिन इसी समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ फिर उपस्थित होंगे। अब से विदा लेने का समय आ गया है। आप हमें पत्र के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा पता लिख लें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन कोड संख्या है 834001। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। जोहार।